हाय एवरीवन। आज का पहला करंट अफेयर्स है। किस कन्नड़ लेखक की लघु कहानी संग्रह को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की सूची में शामिल किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा बानू मुश्ताक की लिखी हुई पुस्तक। देखते न्यूज में क्यों था। कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक के द्वारा लिखित और दीपा भस्ती के द्वारा अनुवादित लघु कथा कहानी हार्ट लैब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की सूची में शामिल करने को मान्यता मिली है। इस सूची में 13 पुस्तकें शामिल है, जिसमें से 11 उपन्यास है और 2 लघु कथा संग्रह है। यह लॉन्ग लिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ किताब है, इसे याद रखेंगे। इस संग्रह में 12 कहानियां हैं जो दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदाय के जीवन पर चर्चा करती है, उसके बारे में बताई गई है। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट की घोषणा 8 अप्रैल को की जाएगी और विजेता की घोषणा 20 मई 2025 को लंदन में की जाएगी। वे देखते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से जाना जाता था, 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में अनुवादित या तथा यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किसी एक पुस्तक को दी जाती है। इस पुरस्कार का उद्देश्य है कि वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना। पुरस्कार की राशि कुल होती है 50,000 पाउंड, जिसे लेखक और अनुवादों के बीच बराबर बराबर बांटी जाती है। 2024 की विजेता था जेनी अपेर बैंक के द्वारा लिखित माइकल हॉकमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस। इसे याद रखेंगे। 2024 की पुस्तक जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था उसका नाम था कैरोस। वही भारतीय द्वारा कौन कौन से बुकर पुरस्कार जीता गया है? सबसे पहले 1971 में वीएस नेपाल के द्वारा जीता गया था। उस कौन सा किताब था? इन अ फ्री स्टेट। वही 1981 में सलमान रुश्दी के द्वारा, 1997 में अरुणाधिति रॉय और 2006 में किरण देसाई, 2008 में अरविंदा अडिगा और लास्ट 2022 में जीता था गीतांजलि श्री। इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। ये देखते हैं न्यूज में क्यों था। भारत सस्टेनेबिलिटी ड्राइवन सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12th रीजनल 3R रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम को मेजबानी करेगा। यह 3 दिवसीय जयपुर के राजस्थान में इंटरनेशनल सेंटर में 3 से 5 मार्च तक 2025 को आयोजन की जाएगी। 2025 का थीम है रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवार्ड्स अचीविंग एसडीजी एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन द एशिया पैसिफिक। ये है 2025 का थीम। 2025 का फोरम का नेतृत्व आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत स्वच्छ भारत मिशन शहरी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जापान के पर्यावरण मंत्री, यूएन यूनाइटेड नेशन के विभिन्न संगठन के सहयोग के साथ किया जा रहा है। रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। इसका गठन कब हुआ था? यह पहली बार 2009 में जापान में यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, जो जापान सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच समझौते के आधार पर की गई थी। इसका उद्देश्य है कि विकासशील देशों में सतत क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। पिछला फोरम 2023 में किया गया था कंबोडिया में, और वही 2018 में भारत इसकी मेजबानी कर चुका है और उस समय था जिस समय इंदौर में किया गया था वो 8वां संस्करण था और 2025 का ये 12वां संस्करण है। इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, स्वायत्त पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है स्वायत्त इनिशिएटिव। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। गवर्नमेंट ई मार्केटिंग जेम पर स्वायत्त इनिशिएटिव सार्वजनिक खरीद में अपनी 6ठी वर्षगांठ मना रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है स्वायत्त का? स्टार्टअप्स वुमन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू अ ई ट्रांजैक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसे लॉन्च 2019 में किया गया था और 2025 में इसका 6वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य है कि स्टार्टअप, महिला उद्यमियों, सूक्ष्म और लघु उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, विशेष रूप से समाज के पिछड़े वर्गों के लिए वार्षिक सार्वजनिक खरीद के लिए प्रत्यक्ष बाजार संपर्क स्थापित करना और व्यापार करने में आसानी करना। वही ई सरकारी जो जेम जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, ये क्या है? तो ये सरकार के द्वारा वस्तु और सेवाओं के खरीद के लिए इसे 2016 में शुरू किया गया था। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां सार्वजनिक खरीद में उचित ई मार्केट लिंकेज के माध्यम से बाजार तक पहुंच, वित्तीय तक पहुंच और मूल्य संवर्धन तक पहुंच की चुनौतियों का समाधान करता है। एक तरह से ये ई मार्केटिंग है जहां पे सार्वजनिक खरीद बिक्री होता है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। भविष्य का लक्ष्य है कि गवर्नमेंट ई मार्केटिंग का लक्ष्य है 1 लाख DPIIT के पंजीकृत स्टार्टअप को शामिल करना, महिला उद्यमियों संख्या के दुगुना करना और इसकी खरीद में हिस्सेदारी 4% तक बढ़ाना है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?
इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करता है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। हाल ही में भारतीय स्पर्धा आयोग ने स्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 के तहत संशोधन के साथ अलाइन करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो उत्पादन लागत का निर्धारण विनिमम 2025 का मसौदा पेश किया है। और इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी है, तो ये इसके उद्देश्य क्या है कि यह प्रीडेटरी प्राइसिंग के मामलों में उत्पादन लागत का निर्धारण करने की कार्य प्रणाली को अपडेट करना और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के धारा 4 के तहत प्रीडेटरी प्राइसिंग निर्धारण का आकलन और विनियमन करने में लागत बेंचमार्क को परिभाषित करना। प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या है, इसे देख लेते हैं। ये क्या होता है, प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है? प्राइस सेट करता है, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्शन का प्राइस सेट करता है एकदम लो डाउन पे, कम पे करता है, क्योंकि इसे ताकि अपने जो कंपटीटर है उससे एलिमिनेट, उससे मार्केट से बाहर निकाला जा सकते। जैसे आपको याद होगा जब जियो का सिम आया था उस समय क्या किया था जियो, पूरे मार्केट पूरे इंडिया में सभी को फ्री दिया था अनलिमिटेड इंटरनेट एंड कॉलिंग। उससे क्या हुआ, सारा का सारा कंज्यूमर, जितना भी जनता था कंज्यूमर, सारा जियो लेने लगा और एक समय ऐसा आया कि लगभग पूरे मार्केट पे अपना कंट्रोल कर लिया जियो। फ्री में यूज कर रहा था, लेकिन हुआ क्या, कुछ समय बाद हुआ कि फिर जियो अपना प्राइसिंग सेट किया और जितना भी छोटा मोटा जितना भी टेलीकॉम सेक्टर कंपनी था वो सब बाहर। आपको याद है एयरसेल, कौन कौन सा कंपनी था, आज कुछ भी नहीं, अभी बस 3 ज्यादातर कंपनी नजर आता है, जियो, एयरटेल और जो आइडिया वगैरह जो भी है। बाकी हर छोटा मोटा जो भी कंपनी था वो सब खत्म हो गया। तो यही होता है प्रीडेटरी प्राइसिंग, अपने वस्तुओं के कम मूल्य पे मार्केट में बेचना ताकि जो हमारा कंपटीटर है उसे बाजार से बाहर निकाल सके। और जब बाजार पे अपना कब्जा हो जाए, जब बाजार में अपना वस्तुओं अधिक मांग बढ़ने लगे तो अपना मोनोपोली स्टार्ट करना बाजारों में। पहला है सेट करना कम दामों पे सामानों को, कंपटीटर को बाहर फेंकने के लिए, फिर बाजारों में मोनोपोली करना, एक अधिकार स्थापित करना, इसे ही बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। तो जियो से हम एग्जांपल के तौर याद रखेंगे, आसानी से याद रहेगा एग्जांपल से। वही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसे याद रखेंगे, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है। संसद के अधिनियम से इसे बनाया गया था, जिसका काम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और बाजार में मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करना। सीसीआई कॉर्पोरेट मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक वैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है। यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है, लेकिन इसका जो भी प्रशासनिक काम होता है वो मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय नौसेना के लिए आयातित अंतिम युद्धपोत का नाम क्या है? जो लास्ट इंपोर्टेड वॉरशिप उसका नाम क्या है? इसका नाम है INS तमाल। इसे रसिया से इंपोर्ट किया जा रहा है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। भारतीय नौसेना के लिए अंतिम आयातित युद्धपोत INS तमाल में जून 2025 को कमीशन किया जाएगा। INS तमाल भारत के बाहर या आयातित होने वाला आखिरी युद्धपोत होगा। देश अब अपने युद्धपोतों का डिजाइन और निर्माण खुद करेगा। भारत ये किस प्रकार का है? ये किस प्रकार का युद्धपोत है? ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड है। इसका निर्माता कौन है? रसिया में यंत्र शिपयार्ड के द्वारा इसे बनाया गया था। यह प्रोजेक्ट 2016 में जो शुरू किया गया था रूस के साथ समझौता $2.5 बिलियन के सौदे के तहत ये बनाया गया है। इससे पहले फ्रिगेड INS तुशील भी इसी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था 2024 में, जिसे कमीशन किया गया था। वही भारत में एयरक्राफ्ट कैरियर कौन कौन सा है? INS विक्रमादित्य जिसका कमीशन 2013 में किया गया था, और INS विक्रांत जिसका कमीशन 2022 में किया गया था। वही भारत का सबमरीन INS चक्र, INS अरिहंत, कलवरी, खंदेरी और करांज और वेला, इस सब का कमीशन डेट दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। ये किस क्लास का है और इसका कौन सा की फीचर्स है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। लेक चार्ट क्षेत्र में कौन सा 4 देश आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा चाड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर। ये 4 देश लेक चार्ट रीजन के अंतर्गत आता है। इसके आसपास के ये 4 देश। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। विश्व बैंक ने चार्ट के लेक चार्ट रीजन में उप क्षेत्रीय वाणिज्य क्षमता के साथ कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स एंड मूल्य श्रृंखला को बेहतर बनाने की मदद करने के लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से $170 मिलियन की मंजूरी दिया है। लेक चार्ट क्या है? ये एक मीठे पानी का झील है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये है लेक चार्ट। और इसके आसपास के देश है नाइजर, चाड, नाइजीरिया और कैमरून। ये 4 देश है और ये लेक चार्ट के चारों तरफ ये 4 देश है सटा हुआ है। ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में चाड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर के संगम पर स्थित है। चाड झील साहेल में स्थित है, साहेल रीजन में है, अफ्रीका के साहेल रीजन में, जो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में एक विशाल अर्ध शुष्क क्षेत्र है। इसे याद रखेंगे।
यह झील लगभग 90% तक सिकुड़ चुका है। पिछले 60 सालों में यह श्रिंक कर गया है 90% तक। इसमें सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये लेक खत्म होता जा रहा है। लगभग 90% ये श्रिंक हो चुका है, सूख चुका है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का, किस तरह से हमारे पर्यावरण पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, इसे देख सकते हैं। एग्जाम्पल है कि लेक चार्ट लगभग 90% तक सिकुड़ गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले करंट अफेयर्स को हम रिवीजन करते हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण में इनके योगदान के लिए इसे वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया। अगला सवाल है, मायाधर राउत जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध उस्ताद थे, गुरु थे, आचार्य थे? वो था उड़ीसा के उड़ीसी इसे शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने 21 से 22 फरवरी तक सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास का मेजबानी किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के द्वारा मेजबानी किया गया 2025 का पहला सागर कवच अभ्यास। आरबीआई की $10 बिलियन की डॉलर रुपया खरीद बिक्री स्वैप नीलामी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर करना, क्योंकि अभी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया का मूल्य घट रहा है और जिससे भारत में विदेशी मुद्रा जो भी है वो बाहर निकल रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। उसी को रोकने के लिए इस तरह की ये एलिमिनेशन टेक्निक अपनाई जाती है आरबीआई के द्वारा। अगला सवाल है, सोलिगा जनजाति मुख्य रूप से किस वन्य पहाड़ी क्षेत्र में के पास आसपास निवास करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा बिलीगिरी, रंगना हिल्स और माले महादेश्वरा हिल्स। ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। अगला सवाल है, देश का पहला बायोपॉलिमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस भारतीय राज्य में खोला जा रहा है? इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलिमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन किया गया हाल ही में। दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।